महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ही 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली भारतीय नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन इनकी पृष्ठभूमियां पूरी तरह भिन्न थीं। गांधी जी एक बनिया जाति से आते थे, सामाजिक रूप से सम्मानित और आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत सशक्त। वहीं डॉ. अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ, जिसे उस समय अछूत कहा जाता था और समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर रखा जाता था। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद का अनुभव हुआ था, लेकिन अंबेडकर ने भारत में जाति भेद की पीड़ा को बचपन से झेला था। पानी पीने से लेकर स्कूल में बैठने तक हर छोटी बात पर अपमान का सामना करने वाले डॉ. अंबेडकर ने यह ठान लिया था कि वे सिर्फ अपनी मुक्ति नहीं, बल्कि अपने जैसे करोड़ों शोषितों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके पास कोई अधूरी जानकारी पहुंचे, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा साहेब की बातें यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो कमेंट में यह जरूर बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि बाबा साहेब से संबंधित हर जानकारी भारत के जन जन तक पहुंचे, और यह जिम्मेदारी अब हम आप पर छोड़ते हैं। गांधी जी अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने की लड़ाई में जुटे थे, वहीं अंबेडकर जी की लड़ाई दोहरी थी। एक तरफ अंग्रेजों से आजादी और दूसरी तरफ जातीय शोषण से मुक्ति। उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय भी था। गांधी जी जाति व्यवस्था को स्वीकार करते थे, लेकिन वह इसे वर्ण व्यवस्था कहकर इसका आध्यात्मिक रूप प्रस्तुत करते थे। उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, यानी ब्राह्मण को पढ़ाना, क्षत्रिय को रक्षा करना, वैश्य को व्यापार और शूद्र को सेवा करना। वे कहते थे कि यह व्यवस्था समाज में संतुलन बनाए रखती है। इसके विपरीत डॉ. अंबेडकर इस व्यवस्था को पूरी तरह से अस्वीकार करते थे। उनके अनुसार यह एक शोषणकारी संरचना थी, जिसने करोड़ों दलितों को इंसान से कमतर बना दिया था। वे कहते थे, जाति व्यवस्था सामाजिक बुराइयों की जड़ है। उन्होंने साफ कहा कि जातियों के रहते न तो समानता संभव है और न ही स्वतंत्रता। गांधी कहते थे, मैं अछूतों का सेवक हूं, लेकिन अंबेडकर ने जवाब दिया, हम सेवा नहीं सम्मान चाहते हैं। यह बयान ही दोनों नेताओं की सोच में अंतर को साफ दिखाता है। 1932 का पूना पैक्ट दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा टकराव था। जब ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की, यानी दलित अपने ही प्रतिनिधि चुन सकें, तब गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए। डॉ. अंबेडकर के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर था। पहली बार दलितों को राजनीतिक अधिकार मिल रहे थे, लेकिन गांधी जी ने इसे हिंदू समाज का विभाजन कहा। उन्होंने दबाव बनाकर अंबेडकर से पूना समझौता कराया, जिसके तहत दलितों को केवल आरक्षित सीटें मिली, लेकिन अलग वोटिंग अधिकार नहीं। अंबेडकर ने इस समझौते को मजबूरी में स्वीकार किया। बाद में उन्होंने कहा, पूना पैक्ट ने दलितों को अधिकारों से वंचित कर दिया। यह एक गहरी पीड़ा थी, जिसे उन्होंने जीवन भर महसूस किया। गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा, भगवान के लोग, लेकिन डॉ. अंबेडकर ने इस शब्द को भी अपमानजनक माना। उनके अनुसार यह एक ऐसा तरीका था जिससे असली समस्या अछूतपन को छुपाया जा सके। गांधी जी मंदिर प्रवेश और सामाजिक समावेश की बात करते थे, लेकिन अंबेडकर जी कहते थे, मंदिरों में प्रवेश से आत्मसम्मान नहीं मिलता, वह तो अधिकारों और सम्मानजनक जीवन से मिलता है। डॉ. अंबेडकर ने 1935 में यह कह दिया था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह गांधी जी के उस दृष्टिकोण से बिल्कुल विपरीत था जो हिंदू धर्म को शुद्ध और सुधारने योग्य मानते थे। बहुत बढ़िया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सेक्शन 6 से शुरुआत कर रहे हैं। गांधी जी की राजनीति नैतिकता और आत्मबल पर आधारित थी। वह सत्याग्रह और अहिंसा को मुख्य हथियार मानते थे। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है,
और भारत को आत्मनिर्भर ग्राम राज्यों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। वहीं डॉ. आंबेडकर आधुनिक सोच के समर्थक थे। उनके लिए विकास का अर्थ था शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और शहरीकरण। वे बार बार कहते थे कि भारत को प्रगति के लिए पश्चिमी लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की राह अपनानी होगी। उनका मानना था कि ग्राम्य जीवन में जातिवाद गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं और गांवों में दलितों का सबसे अधिक शोषण होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी दोनों नेताओं की राहें अलग थीं। गांधी जी कांग्रेस के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि डॉ. आंबेडकर मानते थे कि कांग्रेस उच्च जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और बाद में भारतीय रिपब्लिकन पार्टी जैसी राजनीतिक संस्थाएं खड़ी की ताकि वंचित वर्गों की आवाज संसद तक पहुंचे। धर्म के मामले में गांधी जी गीता, रामायण और उपनिषदों को प्रेरणा स्रोत मानते थे। वे कहते थे कि हिंदू धर्म में सुधार संभव है। डॉ. आंबेडकर ने बार बार कहा कि हिंदू धर्म में सुधार की कोई संभावना नहीं, क्योंकि यह जाति पर आधारित है। उन्होंने अंततः 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। यह सिर्फ धार्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि क्रांतिकारी सामाजिक विद्रोह था। इतिहास को अक्सर विजेताओं की नजर से लिखा जाता है और गांधी जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि वह स्वतंत्रता संग्राम के फेस बन गए। मीडिया, अंग्रेज, कांग्रेस और यहां तक कि विदेशी लेखक सभी ने गांधी जी को एक महानायक के रूप में पेश किया। आंबेडकर को कई बार हाशिए पर डाल दिया गया। उनके योगदान भारतीय संविधान का निर्माण, सामाजिक न्याय की लड़ाई, महिलाओं के अधिकारों के लिए काम, इन सब का पर्याप्त महिमा मंडन नहीं हुआ। स्कूलों की किताबों में उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में दिखाया गया, जबकि उनका संघर्ष इससे कहीं गहरा और व्यापक था। गांधी जी को फिल्मों, पोस्टरों और राष्ट्रीय प्रतीकों में जगह मिली। आंबेडकर को लंबे समय तक सिर्फ दलित समाज ने सराहा, लेकिन अब समय बदल रहा है। बाबा साहेब की मूर्तियां गांव-गांव में दिखती हैं, युवाओं के हाथों में उनका साहित्य है और सोशल मीडिया पर उनकी आवाज बुलंद हो रही है। आज जब हम सामाजिक समानता, आरक्षण, जातिवाद और शिक्षा की बात करते हैं, तो गांधी और आंबेडकर दोनों के विचार प्रासंगिक हो जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि डॉ. आंबेडकर का दृष्टिकोण आज के समय में ज्यादा तार्किक और व्यावहारिक लगता है। आंबेडकर ने जो सवाल 70 से 80 साल पहले उठाए थे, जैसे शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जाति व्यवस्था का उन्मूलन, वे आज भी समाज के बड़े हिस्से के लिए ज्वलंत हैं। गांधी जी की नैतिकता और सादगी आज के राजनीतिक भ्रष्टाचार के बीच एक आदर्श हो सकती है, लेकिन सामाजिक न्याय के मुद्दों पर उनकी सीमाएं साफ दिखाई देती हैं। इसलिए आज का युवा बाबा साहेब की ओर लौट रहा है, क्योंकि उनके विचार में क्रांति है, बदलाव है और एक नया समाज बनाने की ताकत है। गांधी और आंबेडकर दोनों भारत के महान पुत्र थे, लेकिन दोनों का भारत अलग था। गांधी एक ऐसा भारत चाहते थे जो नैतिक हो, आध्यात्मिक हो और सादा जीवन जीने वाला हो। आंबेडकर एक ऐसा भारत चाहते थे जो समानता पर आधारित हो, आधुनिक हो और हर इंसान को उसकी गरिमा दे। गांधी जी ने कहा था, मेरी लड़ाई अंग्रेजों से है। आंबेडकर ने कहा, मेरी लड़ाई उस व्यवस्था से है जिसने मुझे इंसान मानने से इनकार किया। यह टकराव जरूरी था, क्योंकि इसी के कारण आज हम यह समझ पा रहे हैं कि आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होती है। अगर गांधी आत्मा है, तो आंबेडकर रीढ़ हैं। एक ने हमें रास्ता दिखाया, दूसरे ने हमें खड़ा होना सिखाया। इसलिए अब वक्त है कि हम केवल श्रद्धांजलि न दें, बल्कि दोनों की सीख को ईमानदारी से अपनाएं, लेकिन विशेषकर उस विचारधारा को जो आज भी हमें हिम्मत देती है, बाबा साहेब की सोच को। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, यही असली आजादी की कुंजी है। इतिहास दो नायकों के संघर्ष की कहानी भी होता है, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसा ही टकराव था दो महान व्यक्तित्वों के बीच, महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव आंबेडकर। दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते, उनके उद्देश्य और उनका भारत का सपना
एक दूसरे से अलग था। इस स्पीच का उद्देश्य है इन दोनों महापुरुषों के बीच के वैचारिक संघर्ष को समझना और यह जानना कि असली सच क्या था। गांधी बनाम आम्बेडकर का यह ऐतिहासिक टकराव केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक व्यवस्था के सुधार की बात करता था, दूसरा उस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने की। गांधी जी के विचारों में यह स्पष्ट था कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं हो सकती। अगर भारत को सही मायनों में आजाद बनाना है तो हर नागरिक को स्वावलंबी बनाना होगा। उनके लिए चरखा उस क्रांति का औजार था, और जब इस औजार को तिरंगे से हटा दिया गया तो उन्हें यह लगा कि देश उस मूल आत्मा से दूर जा रहा है। अब अगर हम आज की स्थिति पर नजर डालें तो क्या गांधी जी की चिंता गलत थी? आज हम मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चला रहे हैं। क्या ये सभी गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन की आधुनिक व्याख्याएं नहीं हैं? क्या आज भी हमें उस चरखे की याद नहीं आती जो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था? गांधी जी ने जिस चरखे की बात की थी वह आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है अगर हम उसकी आत्मा को समझें। भले ही हमारे तिरंगे से चरखा हट चुका हो, लेकिन अगर हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में और हमारे दृष्टिकोण में वह चरखा जिंदा है तो गांधी जी की आत्मा भी संतुष्ट होगी। मैं यह नहीं कहता कि अशोक चक्र गलत है या उसका महत्व कम है। अशोक चक्र भी हमारे महान इतिहास का प्रतीक है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस चरखे ने हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी, उसने हमारी आजादी की लड़ाई में एक विशेष भूमिका निभाई, और इसीलिए गांधी जी का उस पर इतना जोर देना वाजिब था। गांधी जी के इस कथन में, अगर तिरंगे से चरखा हटाया गया तो मैं सलामी नहीं दूंगा, एक स्पष्ट चेतावनी छुपी थी। वह चेतावनी यह थी कि अगर हम अपने मूल्यों, अपनी संस्कृति, अपने सिद्धांतों को भुला देंगे तो हमारी स्वतंत्रता केवल एक दिखावा रह जाएगी। तो आज जब हम तिरंगे को सलामी देते हैं तो क्या हम केवल उसके रंगों को सलामी दे रहे हैं, या हम उसके प्रतीकों, उसके इतिहास और उसके पीछे छिपे विचारों को भी सलामी दे रहे हैं? गांधी जी हमें याद दिलाते हैं कि झंडा केवल कपड़ा नहीं होता, वह एक विचार होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक जीवन शैली होती है। और यदि हम उस दृष्टिकोण को भूल जाएं तो झंडे का सम्मान केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि गांधी जी के लिए तिरंगे में चरखा हटाना मूल्यों से विचलन था। उन्होंने जो विरोध दर्ज किया वह हमारे लिए एक प्रेरणा है, एक संदेश है कि हमें केवल प्रतीकों से नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे विचारों से भी जुड़ाव रखना होगा। अगर हम चरखे को अपने जीवन में, अपने समाज में और अपने राष्ट्र की नीतियों में पुनः स्थान दे सकें, चाहे वह वास्तविक रूप में हो या विचारात्मक रूप में, तो हम गांधी जी के उस सपने को साकार कर सकेंगे जो उन्होंने स्वराज के रूप में देखा था। हमने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन क्या हमने समाज में व्याप्त अन्याय और भेदभाव को समाप्त किया? क्या हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हैं? आज भी भारत में जातिवाद, अस्पृश्यता और भेदभाव अपने चरम पर हैं। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय और समानता नहीं मिलती, तब तक हमारी स्वतंत्रता अधूरी है। मैंने जीवन भर इस सिद्धांत को अपनाया है कि कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसमें सभी वर्गों को समान अवसर नहीं मिलते। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था एक ऐसी बुराई है जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोक रही है। हमें इसे जड़ से समाप्त करना होगा। हमने एक संविधान को अपनाया है जो भारत के हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है, लेकिन यह केवल कागजी दस्तावेज नहीं होना चाहिए, इसे व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ यह है कि हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से समान अधिकार मिले। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि हमारे समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है। लोग जाति और धर्म के आधार पर वोट देते हैं, जिससे लोकतंत्र की आत्मा को ठेस पहुंचती है। यदि हम भारत को सशक्त बनाना चाहते हैं तो हमें सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाना होगा। शिक्षा का महत्व मैं हमेशा कहता हूं
शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा ही वह हथियार है जो हमें अज्ञानता, गरीबी और अन्याय से मुक्त कर सकता है। मैं दलितों, शोषितों और महिलाओं से विशेष रूप से अपील करता हूं कि वे शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। जो समाज शिक्षा से वंचित रह जाता है वह कभी भी अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने के हर अवसर का उपयोग करना चाहिए। महिलाओं के अधिकार, यदि कोई समाज प्रगति करना चाहता है तो उसे अपनी महिलाओं को समान अधिकार देने होंगे। मैं देखता हूं कि आज भी महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। वे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जब तक महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में समानता नहीं मिलेगी, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। यदि कुछ गिने चुने लोग ही संपत्ति और संसाधनों पर अधिकार रखते हैं तो यह लोकतंत्र नहीं बल्कि धनिकों का शासन होगा। हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो गरीबों को आगे बढ़ने का अवसर दें। जातिवाद भारत की सबसे बड़ी समस्या है। यदि भारत को वास्तव में प्रगति करनी है तो जाति प्रथा को समाप्त करना होगा। जाति केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि यह हमारी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। मैं सभी दलितों और पिछड़ों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी एकता को मजबूत करें और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। मुझे विश्वास है कि यदि हम अपने संविधान के आदर्शों को अपनाएं, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों को व्यवहार में लाएं, तो हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। मैं आप सबसे यही अपील करता हूं कि जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर एक समतावादी समाज की स्थापना में अपना योगदान दें, बल्कि भारत के हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय में विश्वास रखता है। हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की है, लेकिन हमें खुद से पूछना होगा, क्या हमने वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त की है? क्या हमारा समाज वंचितों और दलितों को वह अधिकार दे पाया है जो उन्हें संविधान ने दिया है? यही थी कहानी उस पहली प्रतिमा की जिसने इतिहास को बदल दिया। जिनके इरादों में जान होती है वही इतिहास बनाते हैं। अगर आप भी बदलाव की इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल से जुड़िए। बाबा साहेब के विचारों को घर घर पहुंचाने का यह सफर आपके बिना अधूरा है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस आंदोलन की आवाज बने। जय भीम, जय भारत।